अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव्स वेल्स शेफुलावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कहा जा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 5। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरुषि नीचे जा चुकी थी। नीचे जाते ही अपनी दादाजी से मिलती है, पैर छूती, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ी देर में उसके पापा, भाई, भाभी और दिया भी आते हैं। सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। इधर ब्रेकफास्ट करते करते एकदम से आरुषि की मम्मी जो है वो आरुषि के भाई की ओर दिखते और बोलते कि बेटा अखिल। अखिल खा रहे थे तो वो एकदम से अपनी माँ की ओर दिखते बोलती कि हाँ माँ बोलो। बेटा मैं सोच रही थी कि मुझे ना और बुरुआ को मंदिर जाने थे, तो तुम थोड़ी सी वक्त निकल के हम दोनों को मंदिर ले जा सकते हो। ये बात सुनते ही आरुषि बोलती कि मम्मी इसमें भाई को खामखा क्यों परेशान करना। मैं क्या आपके सामने नज़र नहीं आ रही हूँ? मैं अभी तक वैनिश तो नहीं हो गई ना? क्यों दादाजी, मैं नज़र नहीं आ रही हूँ इस घर में? तभी दादाजी हंसते बोलते कि नहीं बेटा, तुम तो मेरे सामने अच्छे खासे दिख रहे हो। क्यों बहू? तभी एकदम से आरुषि की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ, तुम ये टोंटबाजी कब से करने लगी हो? हाँ, और ये जो तुम बोल रही हो कि तुम्हें बताओ, तुम कब मंदिर ठीक से जाती हो? तुम तो बस तुम्हारे अवसरों में जाती हो, जब तुम्हारा मन हो तब तुम जाते हो, माथा टेक के आते हो। इसके अलावा तुम तो कभी नहीं जाती हो और ना ही लेके जाती हो। आरुषि थोड़ी चुप हो जाती है और उसके बाद बोलती है हाँ तो ठीक ठीक है ना मम्मा, कम से कम मुझे एक बार बोल के तो देखते ना। भाई तू एक काम करना, तू चले जा, मैं लेके जाऊंगी मम्मी और भाभी को। ये अखिल भी एकदम से बोलता है कि चलो ठीक है मम्मी, तो आपकी परेशानी सॉल्व, मैं फिर ऑफिस चला जाऊंगा, आरुषि लेके जाएंगे आप दोनों को, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत ऐसी होती है। इधर दिया भी बोलती है कि तो फिर मुझे छोड़ने नहीं जाओगी दी कॉलेज आप? तभी आरुषि भी बोलती है कि रोज़ रोज़ तेरा तो मतलब वो रेगुलर हो गया है ना, मैं तेरी ड्राइवर तो नहीं हूँ। दी थोड़ी अर्ली पहुँच जाती हूँ मैं, इसीलिए अगर आपको नहीं छोड़नी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं ठीक है, छोड़ दूँगी। मम्मी एक काम करते हैं, मैं इसको पहले इसकी कॉलेज छोड़ के आती हूँ, फिर आप दोनों को लेके चलूँगी और फिर आप दोनों को वहाँ से अच्छे से माथा टिका के फिर मैं अपनी रास्ते, ठीक है? ऐसे ही बातचीत होते हैं। उसके भाई और पापा ब्रेकफास्ट वगैरह करके चले जाते हैं और आरुषि थोड़ी ही देर बाद, जो लगभग 9 साढ़े 9 तक, वो अपनी बहन को लेके निकल जाती है, दिया को। दिया से वो थोड़ी थोड़ी बात भी कर रही थी कि कुछ चाहिए तो नहीं, सब कुछ ठीक है ना। दिया भी अपनी बहन के साथ काफ़ी फ्री थी। वो बोलती है कि बिल्कुल दी, सब ठीक है, और अगर कुछ हुई तो मैं सीधा आपके पास ही आऊँगी। जैसे तैसे वो कॉलेज छोड़ती है और वो वापस घर आती है। घर आते ही वो बोलती है कि हो गई क्या मम्मी और भाभी, ये आपका हो गया, हम चले मंदिर। घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे वो मंदिर थे, जहाँ पर ये लोग अक्सर आया जाया करते थे। और आरुषि की कुछ चीज़ें अलग ही थी, वो तो पता चल ही जाएगी। ये लोग ऑटो पकड़ चुके थे और बढ़ चुके थे मंदिर की ओर। इधर रास्ते में आरुषि की मम्मी बस आरुषि को घूर रहे थे। आरुषि जब देखती है वो बोलती कि मम्मी, मतलब ऐसे क्या शक की निगाहों से मुझे आप देख रहे हैं? अगर कुछ पूछनी है तो पूछिए ना, यूँ क्यों घूर रही हैं आप मुझे? पूर्वा थोड़ी सी हंस पड़ती है, बोलती कि दिया आपने ऐसा क्या किया है? नहीं पूर्वा, ये तो आप अपनी सासू माँ से पूछिए ना कि वो मुझे ऐसे इस तरह से क्यों उतार रहे हैं। हाँ मम्मी बताओ। तभी आरुषि की मम्मी बोलती है बेटा सच सच कहो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा चल क्या रही है? एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, तुम खोई खोई सी रहती हो, और सुबह की वो स्केच, और ऊपर से आज तुम हमें लेके मंदिर जा रही हो। बेटा दाल में कुछ काला तो नज़र आ रहा है मुझे, बस समझ नहीं आ रही। तभी आरुषि खांसने लगती है और बोलती कि मम्मी ये आप ना टिपिकल औरतों की जैसे बात मत करें, इतनी शक्की औरत तो आप हो नहीं। भाभी ज़रा बताना आजकल कौन सा चैनल दिखा रहे हो आप मम्मी को? ध्यान रखना ज़रा, ये कोई सीरियल वगैरह तो ना देख रही है, नज़र रखना इनके ऊपर। पूर्वा थोड़ी सी हंस पड़ती है और आरुषि की मम्मी उसके एकदम से कान खींचती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो। आरुषि चुप हो जाती है। थोड़ी बहुत ये लोग मस्ती मजाक में आखिरकार उस मंदिर के पास पहुंची जाती है। जितनी भी दुकान वगैरह थे उनमें से कुछ ना कुछ पूजा की सामग्री वगैरह भी ये तीनों ले लेते हैं। उसके बाद मंदिर में जाते हैं। जाने से पहले वो घंटी बजा के जाते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ ये लोग एंटर करते हैं अंदर। तभी पंडित जी आते हैं और पंडित जी इन तीनों को बहुत अच्छे से जानते थे, खास करके आरुषि को। तो जब वो आरुषि को देखते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और आते हैं आरुषि के पास और बोलते कि क्या बात है बेटा,
तो आज कौन सी मन्नत लेकर आए भोले जी के पास? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है या पिताजी की? आरुषि बड़ी आराम से उनकी ओर देखती है, एक स्माइल के साथ प्रणाम करते हैं कि पंडित जी प्रणाम। ना तो दादाजी की तबीयत खराब है और ना ही पिताजी के। बस सोचा कि आज माँ और भाभी को छोड़ के जाऊँ। अच्छा किया, वरना तो कोई ना कोई मिन्नती करने ही आती हो। या तो दादाजी की तबीयत खराब होती है या मम्मी की या पिताजी के। चलो अच्छा लगा सुन के। तो वो उनसे वो पूजा की जो भगवान के लिए चढ़ाने के लिए आए थे वो सारी चीज़ लेते हैं, पूजा वगैरह करा जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं। लेकिन आज जो आरुषि है वो आई तो है किसी मकसद से, लेकिन हाँ वो खुद के लिए नहीं आई थी। जब वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, अपनी आंखों को बंद करती है, अपनी भोले से निडर होकर बात कर रहे थे। हे भोलेनाथ, खुश तो बहुत होंगे आज कि मैं आपके दरबार पर आखिर आ ही गई। वैसे तो मुझे पता है कि आप हर जगह पे होते हो, लेकिन यहाँ पे आई हूँ कुछ और मकसद से। शायद आप मेरी मन की बात जानती हो, मेरी बेचैनियाँ आपसे परे तो नहीं है। कहते हैं शिव हर इंसान में बसे हुए होते हैं, तो मेरी मन की बात भी आपको पता होगी। एक चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, वो है माधवी जी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्या करूं। क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगी? और पता नहीं वो इस तरह से मुझ पे हावी क्यों हो रही है, मुझे कुछ नहीं पता। उनकी ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रही है, उनकी वो मायूसीपन, वो सहमी सी झलक, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। मुझे ऐसा लगती है कि उनकी दर्दों को मैं महसूस करती हूँ और मैं खींचती हूँ अपनी ओर। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकती कि वो अपनी ज़िंदगी में फिर से खुश हो? आप तो भोलेनाथ हो ना, आपकी लीला तो परंपार है। क्या उनके चेहरे पे वो वाली खुशी वापस नहीं आ सकती? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकती? मैं कभी खुद के लिए आपके पास नहीं आई हूँ, आज उनके लिए आई हूँ। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिएगा। उनके चेहरे पे कम से कम उनकी बेटी के लिए वो खुशी वापस ला दीजिएगा। और यही बोलते हुए वो सामने प्रणाम की ओर अपने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती है। थोड़ी देर में पंडित जी भी आते हैं, आरती वगैरह दिए जाते हैं, कुछ धागे दिए जाते हैं और प्रसाद भी दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ करके आरुषि फिर से सबको लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सबको पहले तो घर की ओर तक छोड़ती है। घर की ओर तक छोड़ने के बाद वो अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मेरी काम तो हुई, अब मैं ट्यूशन की वहाँ पर जा रही हूँ। और वो वहाँ से धीरे धीरे ट्यूशन लेने लगती है। आरुषि अपने आधे से ज़्यादा ट्यूशन ले चुकी थी और उसके बाद दोपहर को घर जाती है, शावर वगैरह लेती है, सबके साथ बैठ के लंच करती है और बाद में थोड़ी रेस्ट लेके निकल जाती है। बाकी बचे ट्यूशन लेने, एक एक करके ले रही थी, लेकिन वो कुछ और भी सोच रही थी। माधवी की वो बातें सुनने के बाद क्या जाना सही होगी? वो काजल को टेक्स्ट करती है, काजल वो मैं सोच रही थी कि तू सारा को पढ़ा लेना, मैं ट्यूशन ही करके सीधा घर जाने की सोच रही थी। काजल पूरी चीज़ समझ जाती है और वो टेक्स्ट में ये बोलती है कि देख वहिनी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, एक्चुअली उनकी तुझे तो कैसे समझाऊँ, एक्चुअली गलती मेरी थी, क्योंकि इससे पहले मैं वहिनी से कल ही इस बारे में बात कर चुकी थी, तो शायद वो पहले से उसी चीज़ पे थी, तो भड़ास तुझ पे निकल गई। तू उनकी बातों की बुरा मत मान प्लीज़। वैसे भी तू मेरी डील तो नहीं भूल सकती, तो तेरे ये सारी चीज़ों से मैं अपनी डील तो नहीं कैंसिल करूँगी। जिस पर आरुषि बोलती कि तू ना एक चीज़ ही है, ठीक है, लेकिन यार तभी काजल बोलती है प्लीज़ आ जा। आखिरकार आरुषि मान जाती है। अब इतनी ज़ोर वो कर रही थी काजल, वो मना भी नहीं कर पाती है। देखते देखते आखिर में वो आखिरी ट्यूशन भी वो ले लेती है। काजल की घर जैसे ही वो कॉलिंग बेल बजाती है, काजल दरवाज़ा ओपन करती है तो आरुषि को देखते हुए बोलती कि आखिर आ ही गई। तभी आरुषि बोलती कि क्या करूं, तू पीछा नहीं छोड़ेगी ना मेरे? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं छोड़ेगी। जब तक तू है का क्या मतलब जब तक जिंदा हूँ। चल बकवास मत कर। वो अंदर जाती है, बैठती है, थोड़ी बातचीत करते ही सारा आती है। सारा आते ही आरुषि को हक कर लेती है। आरुषि बोलती कि तो क्या करे बेटा, आज
क्या पढ़ाई करेंगे आप? वो बुक वगैरह निकालने लगती है और आरुषि भी बस फोकस करती है सारा को पढ़ाने की, वो इधर उधर ध्यान नहीं देती है। और सही टाइम पर माधवी आज भी चाय लेके आती है, लेकिन आज आरुषि माधवी की ओर एक बार भी नहीं देखती है। वो बस काजल साइड में बैठी हुई थी और बस बोलती थी कि वो काजल, वो पिछले ट्यूशन से मैं चाय पी के आई हूँ, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं खाऊंगी। माधवी कुछ नहीं बोलती, वो चाय के कप रख के चली जाती है। कब तक नहीं लेके जाती है? काजल बोलती कि पी लेना, बना ली है वहीनी ने, प्लीज़। तो आरुषि चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। पढ़ाते पढ़ाते आखिर में अब वेस्ट तो नहीं करेगी ना, तो वो एकदम से वो चाय पीने लगती है। फिर उसे याद आती है कि वो जो मंदिर गई थी ना, तो वहाँ से कुछ लड्डू दिए थे, वो थोड़ी सी खाई थी और बाकी चीज़ें वो लेके आई थी। कहीं ना कहीं उस मंदिर में जाने की मकसद तो माधवी ही थी। तभी वो अपने बैग में से वो 2 लड्डू निकालती है और एकदम से काजल की ओर देती है। वो माँ और भाभी को लेकर मंदिर गई थी। ये बात सुनते ही काजल भी उसे घूर के देखने लगती है। अच्छा, तो मंदिर आंटी और तेरी भाभी को लेके गई थी बस? आरुषि बोलती कि ठीक है, अब मम्मी की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे जाती नहीं हूँ। तो यार क्या है? तभी काजल हंस पड़ती है, बोलती कि कुछ नहीं, चल दे। तो वो प्रसाद थोड़ी सी खा लेती है, सारा को दिए जाते हैं और काजल एकदम से माधवी को भी बुलाती है। वही नहीं, वो ज़रा सुनिए। माधवी भी आती है और बोलती कि हाँ ताई। वो प्रसाद दे देती है कि वो आरुषि मंदिर गई थी तो शायद ये ले आई। माधवी वो प्रसाद ले लेती है। जब वो प्रसाद लेती है तभी एकदम से फिर से आरुषि बैग में से वो धागा निकालती है, एकदम से काजल के हाथ में एक देती है और एक वो खुद सारा के हाथ में वो बांध देती है। बेटा ये ना धागा है, पहन लो। सारा तो खुशी खुशी पहन लेती है और एक धागा वो माधवी की ओर देती है। माधवी वो धागा एकदम से देख के बोलती कि वो मैं ये नहीं पहन सकती। तभी आरुषि बोलती कि क्यों नहीं, बस ऐसे ही, समझ लीजिए भगवान के दिए हुए एक आशीर्वाद है, इससे आपकी सफ़ेदी पे कोई असर नहीं होगी। आरुषि की वो बात भले ही छोटी थी लेकिन उसका मायने बहुत बड़ी थी। ये बात काजल भी समझ रही थी। काजल चुप हो जाती है। माधवी वो बस धागा लेती है, वो बांधती नहीं है, वो वहाँ से चुप से चली जाती है। काजल इस बारे में कुछ नहीं बोलती है। जब तक वो सारा को पढ़ा रही थी तब तक माधवी सामने नहीं आती है। हाँ, एक बार आई थी काजल से पूछने के लिए कि रात को क्या बनाए। काजल ने ये बोल दी थी कि बहनी आपको जो अच्छा लगे तो बना दीजिए। इस बात पर माधवी बोल पड़ती कि अच्छी की बात छोड़िए ताई, क्या खाएंगी वो बोल दीजिए। इस बात से आरुषि की मन भारी सी हो जाती है। क्या वो अपनी मन पसंदीदा खाना भी बना के नहीं खा सकती है? जिंदगी इतनी बदतर हो गई। जैसे तैसे वो सारा को पढ़ा लेती है और एकदम से काजल की ओर देख के बोलती कि ठीक है काजल, मैं जाती हूँ। और ये बोलते वो चुपचाप चली जाती है। काजल कहीं ना कहीं आरुषि की इस खामोशी को थोड़ी बहुत समझ रही थी। तभी वो माधवी को बोलती है कि बहिनी, वो आरुषि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पता है आपको, आज आरुषि आना नहीं चाहती थी और शायद वजह आपको भी पता है। बहनी, आरुषि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक और अभी तक हम वो दोस्ती निभा रहे हैं। आरुषि ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ी। जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी वो तब तब बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास हाजिर हो जाती थी। और इसलिए मैं आरुषि को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी दोस्ती किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ, ना ही उससे दूर जाना चाहती हूँ। इसीलिए आज भी जोर ज़बरदस्ती ही मैंने उसको घर पे ले आई। मुझे पता है वो काफ़ी बार मेरे घर पे आने के लिए थोड़ी बहुत झिझकती है और मैं टाइम की हिसाब करके उसके लिए इंतज़ार करती हूँ। मुझे अच्छी लगती है। उसने मेरा उस वक्त साथ दिया जहाँ पे मेरा साथ किसी ने नहीं दी थी।
आपकी बातों से शायद उसे थोड़ी सी ठेस पहुंच गई है। बहनी, मैं बस इतना कहूँगी कि मैं हूँ या आरुषि या कोई और भी अगर आपके लिए कुछ बोलेंगे ना तो वो आपकी भले के सोच के ही बोलते हैं। हम आपके बुरे तो नहीं चाहते हैं ना। माधवी ये बात बस सुनती है, कोई जवाब नहीं देती है। वो चुप से चली जाती है। काजल चुप से बैठ जाती है। आरुषि जैसे तैसे अपनी घर जाती है। उस घर में मानो उसकी दम घुट रही थी। जितनी दफ़ा वो माधवी की चीज़ों को समझ रही थी, सामने आ रही थी, उतनी ही तकलीफ़ उसे खुद हो रही थी। और पता नहीं क्यों वो ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। घर जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह होती है, थोड़ी बहुत अपनी मूड को लाइट करती है, क्योंकि इतनी दिन से जो भी हुआ उसके घर वालों पर भी असर हो रहे थे। थोड़ी बहुत वो लोग भी टेंस हो गए थे उसको लेकर। तब वो नहीं चाहती थी कि इन सारी चीज़ों में उसकी परिवार किसी भी चीज़ को समझ पाए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो परेशान है। जो भी चल रहा है वो अपने अंदर ही रखेगी, वो ये तय कर लेती है, किसी को कुछ समझने नहीं देगी। और यही सोचते हुए वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होके आके अपने दादाजी से अच्छे से बातचीत करने लगती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। शाम होते होते उसकी पापा भाई भी आ जाते हैं, जैसे रेगुलर बेसिस के हिसाब से, और वक्त ऐसे ही बीत जाते हैं। ठीक ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाती है। आरुषि काजल के घर जाती तो है, बस सारा को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा वो और कोई बात वहाँ पे करती नहीं है। माधवी 1-2 दिन उसे चाही दी तो थी, लेकिन एक दिन आरुषि ने सख्त बोल दी थी कि वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी घर जाके मुझे चाय पीनी पड़ती है, तो ठीक है मैं घर जाके चाय पी लूँगी। उसके बाद माधवी उसे चाय देना भी बंद कर दी थी। ठीक 6 दिन के दिन जब वो जाती है घर पे काजल के, उससे पहले काजल की एक टेक्स्ट आ चुकी थी आरुषि के पास। आरुषि, वो सारा को पढ़ाने चले जाना और थोड़ी रुक जाना घर पे। वो एक्चुअली मैं और राजीव समर्थ को लेके क्लिनिक जा रहे हैं। मेरी खुद की कुछ चेकअप करानी है और समर्थ को इंजेक्शन लगेगा, तो हो सकता है हमें आने में थोड़ी लेट हो जाए। 1 घंटे हो सकता है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। तो जब तक हम ना आए तो घर पे ही ठहरना। और हाँ, बहनी से उस टॉपिक में बात नहीं करना। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा कह दे जो तुझे बुरी लग जाए। प्लीज़ संभाल लेगी ना। आगे से आरुषि की रिप्लाई आती है, डोंट वरी, मैं उनसे किसी भी टॉपिक में बात नहीं करूँगी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। आगे से काजल का एक थैंक यू का रिप्लाई आती है। आरुषि थोड़ी चुप हो जाती है, उसे थोड़ी सी झिझक होती है। इस सिचुएशन में जाना ठीक होगी, पता नहीं क्यों। फिर भी वो जैसे तैसे अपना वो ट्यूशन ले लेती है और उसके बाद वो जाती है काजल की घर के दरवाजे पर। 2 बार कॉलिंग बेल बजा चुकी थी, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन अचानक से वो नोट करती है कि अंदर से मानो कुछ होता है ना, कि जैसे कोई रो रहे हो चिल्ला के, ऐसी कोई आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ी सी डर सी जाती है कि कुछ हो तो नहीं गई है। घबराहट के मारे वो और ज़्यादा बार बार कॉलिंग बेल को बजाई जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और अब वो माधवी के नाम से पुकारती है, माधवी जी दरवाज़ा खोलिए, मैं आरुषि हूँ। क्या हो गई है? सब ठीक है? वो बार बार दरवाजे पे आप हाथ मार रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़, दरवाज़ा ओपन होती है, लेकिन सामने जो देखती है शायद उसके लिए आरुषि तैयार नहीं थी। माधवी थी, उसके आंखें लाल हो चुके थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दूसरी चीज़ जो देख के वो और ज़्यादा चौंक जाती है पूरा, वो थी माधवी की साड़ी की पल्लू, जिसे थोड़ी बहुत खून के धब्बे नज़र आ रहे थे उसे। एक तो सफ़ेद साड़ी और उसमें खून, समझ सकते हो कितनी वो खतरनाक पल थी। आरुषि थोड़ी घबरा के एकदम से बोलती, ये क्या हुआ? आप ठीक हो? अगली पल वो कुछ बोलने जाएगी, तभी माधवी कुछ क्षण के लिए उसकी हाथ पकड़ती है। मानो एक पता नहीं गर्म सी हवा आरुषि के कान को छूते हुए निकल गई है।
हारुषी शॉक थी, उसकी पूरी शरीर एकदम से सुन पड़ जाने लगती है। माधवी उसे खींचते हुए तुरंत लेके जाती है हॉल में, जहाँ पर आरुषि देखती है कि सोफे पर सारा जो है वो लेटी हुई है, उसकी सर पे चोट आई हुई है, वहाँ से खून बह रहे थे। आरुषि दंग रह जाती है सारा को इस हालत में देख। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या क्या है ये। और माधवी माधवी के तो बस आंखों से आंसू बह रहे थे, उससे बोली नहीं जा रही थी, बस उसके लफ्ज कांप रहे थे। वो और कस के आरुषि की हाथ को पकड़ लेती है। आरुषि को बहुत अजीब फील हो रही थी। आरुषि तुरंत हाथ को छोड़ती है और जाती है सारा के पास, सारा को अपनी गोद में ले लेती है, उसे पुकारती है, सारा बेटा आंखें खोलो। लेकिन तब तक सारा बेहोश हो चुकी थी, खून अभी भी बह जा रहे थे। वो जैसे तैसे उसके पास एक रुमाल थी, उस रुमाल से सारा की सर को अच्छे से बांध देती ताकि वो जो ब्लड बह रहे हैं वो बंद हो जाए। जैसे तैसे खून को रोकना ज़रूरी है। तभी वो माधवी की ओर देखती है। माधवी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, मानो स्टैचू हो गई हो। तभी आरुषि क्या करती है, दूसरी हाथ से माधवी की हाथ को कस के पकड़ती है। उस पकड़ में ये एहसास मानो कि दिलाती है कि डोंट वरी, मैं हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो माधवी की ओर देख के बोलती है, सुनिए माधवी जी, सारा को कुछ नहीं होगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम लेके जाएंगे उसे हॉस्पिटल, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको साथ जानी पड़ेगी प्लीज़। माधवी कुछ नहीं बोलती है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि आरुषि को कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस उसे ये थी कि जैसे तैसे वो सारा को हॉस्पिटल लेके जाए, और वो वही करती है। वो माधवी की एक हाथ को कस के भी पकड़ती हुई वैसे निकल जाते, दरवाज़ा बंद करके। इनके चिल्लाने के आवाज़ से जो पास में वो जो ट्यूशन करा थी वो भी एकदम से आ गई थी कि क्या हुआ। जब वो देखती है तो आरुषि बस इतना बोलती है कि घर का ध्यान रखिएगा, वो मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। जब बिल्डिंग से उतरती है, आरुषि देखती है कि माधवी जो है खड़ी हो गई है। आरुषि तुरंत माधवी को कहती है कि देखिए, मैं आपकी चीज़ें समझ सकती हूँ, लेकिन हमें फ़िलहाल सारा को हॉस्पिटल लेके जानी है, फ़िलहाल आप कुछ मत सोचिएगा प्लीज़, मैं जैसा कहती हूँ आप बस वैसा करिए प्लीज़। तो माधवी चलने लगती है। वो जैसे तैसे अपनी स्कूटी के पास जाती है। माधवी को स्कूटी में बैठना नहीं आती थी, वो पूरी चीज़ें समझ रही थी, तो फिर वो स्कूटी छोड़ देती है, वो एक ऑटो रुकाती है और वहाँ से निकल जाती है जल्दबाजी में हॉस्पिटल की ओर। पास में एक हॉस्पिटल थे, वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। जो माधवी थी वो कस के अभी भी आरुषि की हाथ पकड़ी हुई थी, छोड़ नहीं रही थी। वो पूरी सहम से गई थी बेटी की इस हालत से, वो पूरी बेजान हो जाती है, बस आरुषि की हाथ को कस के पकड़ी हुई थी। आरुषि भी उसकी सिचुएशन समझ रही थी। जैसे तैसे ये लोग जैसे अंदर जाते तो वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में सारा को एडमिट करे जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, बेहतर है कि आप लोग कोऑपरेट करें, अगर पता चल जाए तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसान हो जाएगी। आरुषि एकदम से माधवी की ओर देखती है। माधवी कुछ नहीं बोल रही थी। आरुषि उसको साइड में बैठाती है। ये पहली बार थी जब आरुषि उसकी फेस को पकड़ती है, अपनी दोनों हाथ उसकी दोनों चीक्स पे रखती है। वो बोलती कि माधवी जी, मेरी ओर देखिए, सारा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बात जैसे बोलती है, माधवी तुरंत आरुषि की आंखों की ओर देखती है। इतनी दर्द थी ना उस वक्त माधवी की आंखों में कि आरुषि की दिल में सीधी जाके चुभती है। आरुषि की आंखें भर आती है। वो बोलती है कि आई प्रॉमिस, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, आप बताइए ना कि क्या हुआ थी, वो उसको चोट कैसे लगी। तभी माधवी बोलती कि वो खेल रही थी सोफे में, वो पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से हाई कह के चिल्लाई, और मैं जब भाग के आई तो देखी कि मेरी बेटी फर्श पे पड़ी हुई थी, उसके सर से खून आ रहे थे। आगे आरुषि खुद समझ जाती है कि शायद कुछ चीज़ें से टकराई होगी, खिलौने या कुछ भी चीज़ से, जिसके उसके माथे से पे चोट आ गई है। वो डॉक्टर को वही बताती है। डॉक्टर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। और तब आरुषि
वो माधवी को संभालती है कि ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। उस वक्त माधवी क्या करती है, आरुषि की हाथ को इतनी कस के पकड़ती है कि आरुषि को दर्द होने लगती है, लेकिन वो फिर भी एक उफ तक नहीं करती है। माधवी उसके बाद देख के बोलती कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, आप फिक्र मत कीजिए, आप सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर तक ये लोग वहीं पे रहते हैं। इधर अब जो आरुषि है वो कॉल लगाती है काजल के फ़ोन पर। 2 कॉल लगा चुकी थी पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स आए नहीं थे, तो वो समझ चुकी थी कि शायद वो चेकअप वगैरह करा रही है। तो वो तीसरी बार कॉल करती है। तीसरी बार कॉल करने पर जो राजीव था, काजल का हस्बैंड, वो फ़ोन उठाता है। हेलो, आप जीजू, वो मैं आरुषि। हाँ आरुषि बोलो। वो मैं ना हॉस्पिटल में हूँ। राजीव थोड़ा सा शॉक होता है कि हॉस्पिटल, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो अभी हमारे घर होना चाहिए। जीजू वो एक्चुअली, तो वो पूरी बात बताती है राजीव को। राजीव थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो एकदम से बोलते हैं कि कौन से हॉस्पिटल, हम अभी आ रहे हैं। बस इतनी ही बात होता है। कॉल डिस्कनेक्ट होती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वापस आते हैं और बोलते हैं कि देखिए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बच्ची को बस हल्की सी चोट आई है और स्टिचेस नहीं लगे, छोटी सी घाव है, वो धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन बच्चा थोड़ा सा डर गया है, तो संभाल लीजिएगा, उसे होश आ गया है और अपनी आई को पुकार रही है। जैसी माधवी ये सुनती है वो खड़ी हो जाती है और वो उसी ओर भागती है, कमरे की ओर। सारा रो रही थी, मेरी आई के कहाँ है। तभी माधवी जाती है, उसको टाइटली हक करती कि बच्चा यही तो हूँ, आपकी आई। हाय, आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गई थी ना, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? बच्चा चोट लगी है आपको? हाँ, आप ठीक हो ना? सारा अपनी आई को पकड़ के बस रो रही थी। माधवी रो नहीं रही थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी बेटी से बात कर रही थी। मानो कि माधवी के शरीर पे अब जान वापस आ चुकी है। अब वो सांस लेने लगी है। अपनी बेटी को सीने के साथ लगा के रखती है। सारा भी न जाने क्या बोल रही थी, बोलते बोलते वो फिर से बेहोश हो जाती है। आरुषि वहीं पे थी और वो डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर बोलते कि देखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत डर गया है बस, और कुछ नहीं है। जब वो होश आएंगे आप इसे घर ले जा सकते हैं, बस तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए। और ये कुछ दवाई है, दे दीजिएगा टाइम टू टाइम, और ये ऑइंटमेंट चोट की जगह पे लगा दीजिएगा, बहुत जल्द घाव भी भर जाएंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। माधवी वहीं पे खड़ी थी, बस एक टक सारा को देख रही थी, और आरुषि माधवी को। माधवी की वो दर्द वो खूब अच्छी से महसूस कर सकती थी। उसे अच्छी नहीं लग रही थी इस हालत में माधवी को इस तरह से देखना। तभी वो एकदम से आती है, माधवी की शोल्डर पे टैप करती है, देखिए वो सारा ठीक हो जाएगी, बी स्ट्रॉन्ग। कम से कम सारा के लिए आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। ये बात सुनती ही माधवी आरुषि की ओर देखती है। आरुषि पहले तो थोड़ी सर झुका लेती है और अगली क्षण वो फिर से माधवी की ओर देखती है और बोलती कि देखिए, मैं पहले से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन इसे जीना नहीं कहती है। कम से कम आपको सारा के बारे में सोचनी चाहिए। माधवी बोलती है कि क्या मतलब है? देखिए, मतलब शायद आप समझ रही है, जिस तरह से आप जी रही है इसे जीना कतई नहीं कहती है। आप बस एक झूठी दुनिया को अपना कर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है और वैसे ही जी रही है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? क्या आप अपनी बेटी की सोच कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? ये बात सुनते ही माधवी को थोड़ी गुस्सा आने लगता है और बोलती कि आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं और किस हालत में बोल रही है? देखिए, मुझे पता है कि ये सिचुएशन नहीं है ये बातें बोलने की, बट आप आज की चीज़ें देख लीजिए। आप तभी माधवी बोलती कि मैंने आपको पहले भी बोली है, बेहतर होगी कि देखिए, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रही है।
ज़िंदगी की शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की साथ की ज़रूरत है। आप अपनी बेटी के साथ खुश रह सकती है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी चीज़ों को गलत ना लीजिए। लेकिन कम से कम अपनी बेटी की सोच कर कम से कम आप अपने चेहरे पे स्माइल तो ला सकती है ना। आखिरकार जहाँ तक मैं समझ रही हूँ शायद यही अपनी जीने की वजह है। तो जब यही वो वजह है तो इसके लिए जिए ना, जिए तो ठीक से जिए। ये क्या मर 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 के जीना। आपके कारण कहीं ना कहीं इसकी असर सारा पे भी पड़ रही है। और अगर आप सारा के लिए जी रही है तो ठीक से जिए ना। मर मर के जीने से अच्छा है कि खुशी से जिए, अपनी बेटी के ही लिए भले ही। मैं उस दिन भी आपको यही बोलने की कोशिश कर रही थी पर आपने मेरी बात को गलत ले ली। आपको बस ये देखी कि सारा बस ये चाहती कि उसकी बाबा वापस आ जाए, लेकिन आपने उसकी बातों की गहराई को नहीं समझी। वो अपनी बाबा को वापस इसीलिए चाहती है ताकि उसके बाबा आने पर शायद आप वापस मुस्कुराने लगे। लेकिन आप मुस्कुराओ तो क्या वो अपने बाबा को ढूंढेगी? सवाल तो ये है ना। अगर वो देखती है कि उसकी हाई बहुत खुश है तो वो भी खुश रहेगी। मेरी पॉइंट ये थी, आपने गलत तरीके से ली। और तभी वहाँ पे काजल आके पहुँचते। वो लोग जल्दबाजी में निकल गए थे क्लिनिक से और यहाँ आके पहुँचते। जैसे ही आते हैं तो सारा की हालत देख के काजल भी शॉक। वो आती है भागते हुए और माधवी से पूछती कि वहीनी कि क्या हुआ है। माधवी शांत थी। आरुषि सब डिटेल में बोलती है। जो राजीव थे वो डॉक्टर से बात करने चला गया था। थोड़ी देर में सारा को भी होश आ जाते हैं। तभी जो काजल है वो आरुषि से बात वगैरह करके उसे थैंक यू करती है। तभी आरुषि बोलती है कि यार ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मेंटेन मत कर, सो रिलैक्स रहे, अभी वो ठीक है और अपनी वहिनी का भी थोड़ी बहुत ध्यान रख। और मुझे तभी उसे याद आती है, एक्चुअली वो ये बोलने वाली थी कि मुझे यहाँ से सीधा घर जानी है, लेकिन उसे याद आती है कि उसे साथ जानी पड़ेगी क्योंकि बिल्डिंग के नीचे उसने अपनी स्कूटी छोड़ के आई है। तो वहाँ से डॉक्टर से बात वगैरह करके ये लोग निकल जाते हैं। आरुषि एकदम शांत थी और काजल माधवी को समझा रही थी, संभल रही थी, क्योंकि काजल को भी पता है कि माधवी कितनी डर गई थी। ये लोग घर जाते हैं। आरुषि बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती है, वो बस काजल को बोलती है कि काजल वो मैं घर जा रही हूँ, एक्चुअली मेरी स्कूटी यहीं पे थी वरना मैं हॉस्पिटल से ही चली जाती। तभी काजल बोलती है कि थे कपड़े वो खून। आरुषि बोलती है कि कोई बात नहीं, तू माधवी जी और सारा का ध्यान रखना, और जहाँ तक मुझे पता है कि सारा को अभी रेस्ट की ज़रूरत है तो मैं कुछ दिन नहीं आऊँगी, उसकी तबीयत थोड़ी बहुत जब तक ठीक ना हो। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक कुछ याद आती है आरुषि को, तो देखती है काजल जो है उसके बेटे को गोद में लेके थोड़ी सी आगे चल रही थी। राजीव भी काजल के साथ साथ। माधवी अपनी बेटी को अच्छे से गोद में लेके जा ही रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी पीछे थी। तभी आरुषि पीछे से आवाज़ लगाती है, माधवी जी। माधवी रुक जाती है। आरुषि थोड़ी आगे जाती है, माधवी के सामने खड़ी होती है। अपनी बैग खोल के वहाँ से एक नोटबुक निकालती है। पता नहीं उस बुक में से वो कुछ निकालती है, कागज़, और माधवी के हाथ में दे देती है। आप ये बाद में देख लीजिएगा, ध्यान रखिए अपना और सारा का भी, मैं चलती हूँ। और ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। माधवी वो कागज़ पकड़ती तो है पर कुछ ना तो बोलती है और ना ही वो खोल के देखती है, वो बस आगे बढ़ जाती है। आरुषि भी वहाँ से अपनी स्कूटी उठा के घर की ओर चल बसती है। इधर घर पहुँचते ही काजल माधवी को बोलती है कि आप सारा को सुला के आइए और ये कपड़े भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसके पूरे साड़ी के आंचल में वो खून ही खून थे। उस वक्त उसे ये ध्यान नहीं थी कि वो किस हालत में है, वो उसकी क्या कंडीशन है, आसपास लोग क्या देख रहे हैं। बस अपनी बेटी के हालात में वो बेबस पड़ गई थी। वो जाती है सारा को लेके कमरे में, सारा को बेड पे सुला देती है, बोलती कि
अच्छा थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आई अभी आ रहे हैं। वो जाती है वॉशरूम और वो कागज़ बेड के एक साइड पे रख के वॉशरूम चली गई थी। शावर के नीचे बहुत देर तक माधवी खड़ी रहती है। सारा की उस हालत ने उसे तोड़ के रख दी थी। एक बार फिर वो दर्द महसूस करती है जो सालों पहले करी थी। उसकी रूह तक कांप उठती है। अगर आज उसकी बेटी को कुछ हो जाती तो उसकी जीने की आखिरी वजह भी ख़त्म हो जाती शायद। ये सोचते ही वो पूरी तरह से बिखर सी जाती है। लेकिन उसके रोना शायद उसके गले के अंदर तक ही थी, जो बाहर नहीं आती है। शावर के नीचे से उसने अपने आंसू को बहा दी थी चुप से। खून के धब्बे भी साफ हो जाते हैं। फिर वो वॉशरूम से निकलती है, अच्छे से सारी चेंज करती है, देखती है कि सारा सो गई है। बेड पे आके बैठ जाती है। बैठते ही न जाने क्यों आरुषि की बात एकदम से उसके कानों में गूंज रही थी। तभी वो कागज़ को ढूंढने लगती है जो आरुषि ने दी थी उसे। तभी वो देखती है सारा की साइड में ही वो कागज़ वो हाथ में लेती है, खोलती है उस कागज़ को। खोलती ही देखती है कि वहाँ पे स्केच थे। आखिरकार ये वही स्केच थी जो ना सो के आरुषि ने अपनी पेंसिल से उतारी थी नोटबुक पर, वही छवि। और आखिरकार जो आरुषि ने लास्ट में चेंज करी थी वो थी उसके चेहरे की स्माइल, जो आईने की रिफ्लेक्शन में एक मायूसी से भरी एक लड़की थी जिसके चेहरे पे बस दर्द और मायूसीपन थे। चेहरा वही थी, वही सादगी अंदाज, बस उस चेहरे पे मुस्कान उसने आट कर दी थी। माधवी को वो मायने समझ आ जाती है कि आखिरकार आरुषि क्या कहना चाह रही थी। और उसी वक्त काजल भी आती है। काजल आके ही देखती है कि माधवी के हाथ में एक कागज़ है। वो बस घूर के उस कागज़ को देख रही थी। काजल आती है, उसके पास बैठती है। काजल की नज़रें भी उस स्केच पर पड़ती है तो बोलती कि वहीनी ये। माधवी चुप थी। थोड़ी देर में माधवी एकदम से बोल पड़ती है कि था ही वो आरुषि जी ने। काजल वो स्केच लेती है अपने हाथ में और वो पूरी चीज़ समझ जाती है। काजल माधवी की चीज़ें भी समझती है और वो माधवी को साइड में हक करती है। वहीनी सारा ठीक है, ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए माधवी अपना सर काजल की शोल्डर पे रखती है। एकदम शांत थी काजल। आहिस्ता आहिस्ता माधवी के सर को सहलाने लगती है, ये दिलासा दे रही कि वहीनी सब ठीक हो जाएगी। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा, बाय बाय।